हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मींस क्रॉप का किस तरह से प्रोडक्शन होता है और उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में हमें क्या दे रखा है। पहेली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बुझो अपने अंकल के घर गए छुट्टियों में, मतलब समर की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, और उनके जो अंकल थे वो कौन थे? फार्मर मीन्स किसान थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स, एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। सिकल जिससे घास वगैरह काटते हैं, शॉवल जिससे मिट्टी को खोदते हैं, और प्लग जिससे कि क्रॉप लगाई जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स होते हैं। तो ये सब पहेली और बुझो ने देखे इन द फील्ड में देखे। नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमने ये तो पढ़ा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? सबको पढ़ाया है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। किस तरह से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन्स भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। सो एनिमल्स या ह्यूमन्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड। पर सबसे पहली बात ये, हम फूड क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? जिन चीज़ों की हमारी बॉडी, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी हम वो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं और हमको क्या देते हैं? हमारे एनर्जी देते हैं हमारे काम करने के लिए। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारे सारे काम करने के लिए, चाहे वो बॉडी के अंदर के हों या हमें बाहर एनर्जी चाहिए, हर चीज़ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। सच एज डाइजेशन, इवन बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इन सब के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और बोथ। हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? या तो हम अपना फूड प्लांट से लेते हैं या एनिमल्स से लेते हैं, या फिर दोनों से लेते हैं, यानी प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। मतलब इतने बहुत सारे लोग प्लांट्स खाते हैं, तो उसके लिए जो प्लांट्स हैं, जो भी हमारी क्रॉप, मतलब जो फिलहाल सब बस ये समझिए, जो भी हमारे प्लांट्स जो हम खाते हैं उनको ज़्यादा बड़े एरिए में और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और रेगुलरली उनका प्रोडक्शन होना ज़रूरी होता है, उनकी मैनेजमेंट होनी ज़रूरी होती है, और हर जगह उनका पहुंचना ज़रूरी होता है, तभी तो सब लोग खा पाएंगे प्लांट्स। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop। जी, क्रॉप क्या होता है? जब बहुत सारे प्लांट्स, एक ही तरीके के बहुत सारे प्लांट्स एक बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में, एक बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पर सोन किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। क्या कहते हैं? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल भी हमें दे रखा है, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड दैट ऑफ वीट। क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या है? यानी कि एक फील्ड है, उसमें ये नहीं कि कुछ वीट के प्लांट हैं, एक दो किसी और चीज़ के प्लांट हैं, उस पूरी फील्ड में क्या के प्लांट होंगे? सारे वीट के ही प्लांट होंगे, और वो सब एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? वो सब एक साथ मिलकर बनाएंगे क्रॉप। क्या? एक लार्ज एरिया में एक ही तरह के प्लांट बहुत सारे ग्रो करने को क्या कहते हैं? वो कहलाती है क्रॉप। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक क्रियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और क्रॉप्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। क्रियल्स की अलग, यानी कि अनाज की अलग होती हैं क्रॉप्स, वेजिटेबल्स की अलग होती हैं, और फ्रूट्स की अलग होती हैं क्रॉप्स। आगे देखते हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow। और क्रॉप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सीज़न के बेस पर, यानी कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप उगती है। ठीक है, देखते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। इंडिया में यानी हर जगह पे एक अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल होती है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रॉप ग्रो करती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ
वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की क्रॉप ग्रो होती है और बहुत सारी क्रॉप इस तरह से ग्रो हो जाती है। मान लो पूरे इंडिया का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल अगर सेम रहता तो जो क्रॉप्स उस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल में ग्रो कर सकती हैं, सिर्फ वही क्रॉप्स पूरे इंडिया में ग्रो होती हैं। पर नहीं, इंडिया में हर अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं और उससे बहुत सारी वैरायटी हमें मिलती है क्रॉप्स की। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। इसके अलावा भी 2 क्रॉपिंग पैटर्न आइडेंटिफाई किए गए हैं क्रॉप के। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में लगाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी कि कौन से महीने में लगाई जाती हैं खरीफ क्रॉप्स, जून से सितंबर के महीने में। रेनी सीज़न कब होता है इंडिया में, ऑब्वियसली जून से सितंबर के बीच में ही होता है, तो जून से सितंबर के बीच में ये क्रॉप्स लगाई जाती हैं। क्या एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के? एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब क्या हैं? ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। चलिए अब देखते हैं रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। ऐसी क्रॉप्स जो विंटर सीजन यानी कि जाड़ों में लगाई जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल नहीं, जनरली इंडिया में विंटर सीज़न कब होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक चलता है विंटर सीज़न। सो यानी कि रबी क्रॉप्स कब लगाई जाती हैं? अक्टूबर से मार्च के बीच में लगाई जाती हैं, क्योंकि विंटर में लगाई जाती हैं। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। उन क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहते हैं जो क्रॉप्स जाड़ों में लगाई जाती हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में, उनको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स हैं इसके रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा दाल और सब्जियां जो होती हैं ये गर्मियों में भी लगाई जाती हैं। जो दाल और सब्जियां वगैरह होती हैं ये चीज़ें गर्मियों में भी लगाई जाती हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ प्रैक्टिसेस देखते हैं, यानी कि किस तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। Cultivation of crops involve several activities undertaken by farmers over period of time. क्रॉप की कल्टीवेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली जाती हैं जो कि फार्मर करते हैं, यानी बहुत सारे काम किए जाते हैं जो कि फार्मर करते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी, ऐसा नहीं है मतलब क्रॉप उठाई और एकदम से कहीं पे भी कैसे भी लगा दी, इसके लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जाती हैं, मीन्स बहुत सारे काम होते हैं क्रॉप के। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। और यही एक्टिविटी आपके जो गार्डनर होते हैं, यानी कि जो आपके गार्डन का ख्याल रखते हैं, वो भी इस तरह का काम करते हैं, यानी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं गार्डनिंग के लिए। या अगर आप भी किसी तरह के प्लांट्स वगैरह उगाते हैं या आपका कोई फील्ड वगैरह है तो उसमें आप भी ये काम करते हैं। चलिए देखते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को, इन्हीं कामों को जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो, जो हमें दे रखी हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर है सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। यानी कि ये 7 स्टेप्स हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आते हैं, यानी कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए ये 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सॉइल को प्रिपेयर करना हमारा कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। और सॉइल को प्रिपेयर कब करते हैं? कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले, यानी क्रॉप ग्रो करने से पहले फॉलो करते हैं इस स्टेप को। कौन से? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में, सॉइल को टर्न करना, यानी कि ऐसी सॉइल बनाना, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना, ऐसी सॉइल बनाना जिसमें कि हम क्रॉप लगा सकें, और उसको लूज़ करना यानी कि उसको
थोड़ा पतला यानी ढीला करना, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। जब हम सॉइल को टर्न कर देते हैं यानी इस तरह की बना देते हैं कि उसमें हम कोई भी चीज़ आसानी से लगा सकें और उसको थोड़ा ढीला कर देते हैं यानी थोड़ी पतली कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रूट्स होती हैं हमारे उसकी क्रॉप की, जो हमारे प्लांट की रूट होती हैं वो ज़्यादा अंदर तक, ज़्यादा गहराई तक लग जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। हमने सॉइल को टर्निंग कर दिया यानी कि हमने उसको उखेड़ दिया, इस तरह से कर दिया कि उसमें हम आसानी से क्रॉप लगा सकें, कोई भी प्लांट लगा सकें। उसकी वजह से प्लांट हमने बहुत गहराई तक लगा दिया। अब जब हमने सॉइल को लूज़ किया है मीन्स पतला और ढीला जो किया, उसकी वजह से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा रूट्स तक। मतलब इतनी गहराई में हमने रूट लगाई है फिर भी गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सॉइल हमने क्या की है, लूज़ भी की है। आगे देखते हैं, वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली? द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजेंड सॉइल होती है यानी जो पतली पतली ये सॉइल होती है, ये क्या करती है, ये मदद करती है अर्थवॉर्म और माइक्रोब जो होते हैं सॉइल में, जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। यानी अर्थवॉर्म मीन्स केचुए, देखे होंगे आप लोगों ने केचुए जो होते हैं, और माइक्रोब्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो उनके लिए हेल्पफुल होती है। या अगर हम सॉइल को लॉस कर देते हैं तो वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और ये हम क्यों ग्रो करते हैं, अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स क्यों ग्रो करते हैं हम सॉइल में, क्यों सॉइल को लूज करके इनको ग्रो करते हैं हम? दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। क्योंकि ये जो होते हैं अर्थवॉर्म जो होते हैं यानी केचुए, और जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल को लूज़ करने से और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इनकी, ये क्या करते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं यानी किसानों के दोस्त होते हैं। कैसे दोस्त होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सॉइल को यानी मिट्टी को और ज़्यादा टर्न और लूजन कर देते हैं और उसमें थोड़ी ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ह्यूमस मीन्स ह्यूमिडिटी, उनमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी और ऐड कर देते हैं। आगे देखते हैं, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। पर सॉइल को टर्न या लूज़ करने की ज़रूरत क्या है, मीन्स सॉइल को प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं हम सॉइल को टर्न और लूजन? देखते हैं, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो आपने पढ़ रखा है पहले चैप्टर में कि जो सॉइल होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इन एडिशन, और उसके साथ साथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो मरे हुए प्लांट या मरे हुए एनिमल्स जो होते हैं वो भी सॉइल में कोई डिकम्पोज हो जाते हैं, किसकी हेल्प से? जो माइक्रोस्कोपिक मीन्स, मान लीजिए कोई पक्षी मर गया, अब उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी है, अब पहले तो उसकी जो मांस वगैरह है वो और बर्ड्स वगैरह खा जाएंगी। मान लीजिए कोई एनिमल मर गया है तो फिर उसका जो मांस वगैरह है वो तो बर्ड्स वगैरह खा जाएंगे। अब उसकी जो हड्डी वगैरह खाल वगैरह बचेगी वो कैसे डिकम्पोज होती है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं। यानी आपने देखा होगा जब कोई एनिमल मर जाता है तो वो कुछ दिनों बाद वहाँ सड़ने जाता है, वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है वो जो बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और वो वापस से सॉइल में ही आ जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी मरे हुए जानवर, उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस कहाँ पर आ जाते हैं, सॉइल में ही आ जाते हैं। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और वापस से सॉइल में आ जाते हैं। तो यानी कि जो मरे हुए जानवर होते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में ही आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और यही न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, तो यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। लेकिन कुछ प्लांट जैसे लगा हुआ है उसके ऊपर ऊपर की कुछ सेंटीमीटर तक की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो प्लांट को न्यूट्रिशन और मिनरल्स प्रोवाइड करती है। इसीलिए जब हम सॉइल को टर्निंग या लूजनिंग करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, फिर से न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाती है। देखो कैसे, ये हमारा प्लांट है, ये लगा हुआ है, ये रही हमारी सॉइल,
ठीक है, यहाँ पर ये हमारी सारी सॉइल है। प्लांट मान लीजिए यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, इतने पार्ट में से ऊपर की सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने ले लिए। अब जब हम इसकी टर्निंग और लूजनिंग करेंगे, मतलब अब तो ऊपर के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने ले लिए, अब और प्लांट्स जब हम इस क्रॉप को हटा देंगे, फिर हम यहाँ पर दूसरे क्रॉप लगाएंगे, तो उसके लिए तो न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाएगी। इसलिए हम सॉइल को पहले टर्निंग और लूजनिंग करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों करते हैं टर्निंग और लूजनिंग? ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आसानी से मिल जाएं। इसीलिए सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। टॉप सोइल ऑफ द प्लांट सो दैट द प्लांट कैन यूज योर न्यूट्रिएंट्स। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसीलिए सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग ज़रूरी होती है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। मीन्स इसी प्रोसेस को, सॉइल के लूजन और टर्न करने को ही क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये किसकी हेल्प से होता है? प्लग का इस्तेमाल करके होता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। सॉइल कैसे होते हैं, प्लग कैसे होते हैं? वुड और आयरन के बने हुए होते हैं। आगे पढ़ेंगे प्लग के बारे में। वुड और आयरन के बने हुए होते हैं, और अगर सॉइल ज़्यादा ड्राई यानी सूखी होती है तो पहले हम उसमें क्या करते हैं? वाटरिंग करते हैं। मीन्स हम उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद प्लगिंग करते हैं। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जब हम प्लग करते हैं सारी फील्ड को, तो उसमें बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, सॉइल के बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं, जिनको कहते हैं क्रम्स। क्या कहते हैं? क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। और इन क्रम्स को तोड़ना भी ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जी, फील्ड को लेवलिंग करना, फील्ड को लेवल करना काय के लिए ज़रूरी होता है? सोइंग के लिए, यानी कि कोई चीज़ उगाने के लिए, और इरिगेशन, दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। आगे देखेंगे सोइंग क्या होता है और इरिगेशन क्या होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और सॉइल को लेवल में कैसे लाते हैं? सॉइल को लेवल में लेवलर से। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी ऐसा होता है टिलिंग करने से पहले हमें सॉइल में मैन्योर डालना ज़रूरी होता है। आगे पढ़ेंगे मैन्योर क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे आगे। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। अगर हम पहले ही मैन्योर डाल देते हैं तो फिर उसके बाद जब हम टिलिंग करते हैं तो मैन्योर अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाता है। दिस सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। और ये सॉइल, इस सॉइल को मॉइस्चन मीन्स थोड़ा सा गीला भी किया जाता है। कैसे? सोइंग यानी कि कुछ भी पेड़ पौधे लगाने से पहले। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है? आगे देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। जब भी हम कोई क्रॉप लगाने से पहले, कोई क्रॉप सो करने से पहले हमें क्या करना ज़रूरी होता है? जब मैंने बताया था अभी, मिट्टी के सॉइल के क्लम्स बन जाते हैं टिलिंग करते वक्त, उनको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये किसकी हेल्प से होता है? काफ़ी सारे टूल्स की हेल्प से होता है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज़ आर प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। 3 टूल्स यूज़ होते हैं इसके लिए। कौन कौन से? प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। चलिए देखते हैं तीनों टूल्स के बारे में, पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्लग के बारे में। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये बहुत एंशिएंट मीन्स पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। क्या क्या होता है इसमें? टिलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल की टिलिंग की जाती है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, क्रॉप में फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। रिमूविंग ऑफ वीड्स मीन्स घास वगैरह जो होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल की टर्निंग की जाती है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये कैसा होता है? ये वुड का बना हुआ होता है और किसी एनिमल जैसे कि बुल वगैरह है, हॉर्स है या कैमल है, उससे लगा हुआ होता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसमें एक
आयरन की स्ट्रिप होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट। और वो जो प्लग शेयर होता है वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग पार्ट से कनेक्ट होता है वुड के, जिसको कहते हैं प्लग शाफ्ट। वुड के एक लॉन्ग पार्ट से कनेक्ट होता है लॉन्ग लॉग से, जिसको कहते हैं क्या, प्लग शाफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक तरफ को तो होता है हैंडल, एट द अदर एंड अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। एक तरफ से तो वो कैसे हैंडल से कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ से एक बीम से कनेक्ट होता है, जो कहाँ रखी हुई होती है, जाकर बुल की यानी कि बैल की गर्दन पर रखी होती है। वन पेयर ऑफ बुल एंड द मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। आगे देखते हैं, इसका एक डायग्राम भी दे रखा है, हमें डायग्राम में देखते हैं किस तरह से होता है जी। देखो यहाँ पर जो एक पार्ट है, मीन से जो आयरन की स्ट्रिप लगी हुई है आगे को, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लग शाफ्ट। क्या कहते हैं, प्लग शेयर क्या कहते हैं, प्लग शेयर। ये प्लग शेयर कनेक्ट होता है एक लॉन्ग लॉग से जो वुड की होती है, जिसको कहते हैं हम प्लग शाफ्ट। यहाँ पर ये रही ये प्लग शाफ्ट। उसके बाद ये एक तरफ से तो कनेक्ट होता है कैसे, हैंडल से, और दूसरी तरफ ये यहाँ पर जो लगा हुआ होता है बीम, जो कि कहाँ रखी हुई होती है, बुल्स की गर्दनों पर रखी हुई होती है। ये क्या है, ये है बीम। तीनों चीज़ें देख ली हमने, चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस द इंडिजिनस वुडन प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउअडेज। और ये जो लकड़ी के प्लग होते हैं, अब आजकल इनकी जगह लोहे के प्लग यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हो क्या होता है। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा टूल होता है जो काय के लिए यूज़ होता है, वीड्स मीन्स घासें रिमूव करने के लिए, और लूजनिंग ऑफ सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और अ स्ट्रॉन्ग आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन फिक्स्ड एट इट वन एंड। किस तरह से होता है ये, एक तरफ तो लकड़ी की एक तरफ लकड़ी की रॉड लगी हुई होती है और आगे को आयरन का पीस, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में फावड़ा, वो होता है ये हो। चलो आगे देखते हैं। उसके अलावा जी थर्ड है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है ये, नाउअडेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल प्लगिंग कैसे होती है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी ऐसा कल्टीवेटर, ऐसा प्लग जो कि कहाँ लगा हुआ होता है, ट्रैक्टर में ही लगा हुआ होता है। द यूजेज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और इसका यूज़ करने से लेबर यानी कि लोगों की भी कम ज़रूरत पड़ती है और टाइम भी कम लगता है। क्या, कल्टीवेटर यूज़ करने में। कल्टीवेटर क्या होता है, प्लगिंग का ही काम करता है, बट लेकिन कैसे, ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ होता है, ट्रैक्टर से लगा हुआ होता है और इसी से काम होता है। आगे एक बार देखेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल अब हमारा नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने हमारा फर्स्ट पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमारा नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। सोइंग का मतलब क्या होता है, सोइंग का मतलब होता है हमारा कोई भी बीज यानी कि कोई भी सीड वगैरह है या कोई भी पौधा है, अगर हमें उसे लगाना है तो उस लगाने के तरीके को, उस लगाने को ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोइंग। यानी कि किसी बीज को मिट्टी में लगाने को क्या कहते हैं, सोइंग। मिट्टी में दबाने को क्या कहते हैं, सोइंग। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग, बट सोइंग से पहले, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी, मीन्स एक अच्छी क्वालिटी की, साफ़ सुथरी और एक हेल्दी मीन्स बिल्कुल सही सीड, एक अच्छी वैरायटी की सिलेक्ट की जाती हैं, फिर वही सीड लगाते हैं। फार्मर प्रेफर यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और वही सीड्स ज़्यादा यील्ड हमें देती हैं। मीन्स हमें कैसी सीड यूज़ करनी चाहिए, गुड क्वालिटी की, बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्लीन और हेल्दी सीड्स यूज़ करनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कुछ सीड्स होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। वो डोज भी लाइटर और हैवियर दैन डोज विच सिंक। और कुछ सीड क्या वो उनसे हल्की होती हैं, ज़्यादा भारी होती हैं, जो नीचे सिंक यानी नीचे डूब जाती हैं। ऑब्वियसली हल्की होती हैं तभी तो वो ऊपर तैरती रहती हैं। वाई वुड बी दे लाइटर, वो लाइटर क्यों होती हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर। जो डैमेज्ड यानी कि जो हेल्दी सीड्स नहीं होती हैं, कोई डैमेज हुई भी होती हैं, वो अंदर से कैसी होती हैं,
हॉलो मीन्स खोखली होती हैं, इसीलिए वो हल्की होती हैं और वो पानी के ऊपर तैरती हुई रह जाती हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये एक अच्छा मेथड है गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड्स से अलग करने का। मीन्स सारी सीड्स पानी में डाल दो, जो सीड्स ऊपर तैरती रह गई, मीन्स जो फ्लोट कर रही हैं ऊपर, वो कैसी हैं, वो डैमेज्ड सीड्स हैं, उनको अलग कर दो, और जो नीचे डूब गई वो हेल्दी सीड्स थी, वो हमें अलग मिल जाएंगी। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। जी, सोइंग करने से पहले हम उन टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिन टूल्स की ज़रूरत होती है काय में। सोइंग करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, चलिए फिर पढ़ते हैं इन टूल्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल टूल। सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल में क्या है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेप लाइक अ फनल। ये टूल कैसा होता है, एक फनल की तरह बना हुआ होता है, जैसे हमें यहाँ दे रखा है डायग्राम में। इससे हम सीड्स को सो करते हैं, मीन्स लगाते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। इसके अंदर सीड्स डाल दी जाती हैं। पास्ड डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और फिर इस पाइप के द्वारा जाते हैं और इस नीचे जाकर 2 से 3 बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ये एंड क्या करते हैं, जो ये शार्प एंड्स होते हैं, ये सीड को अंदर दबा देते हैं। एंड प्लेस द सीड्स, सीड्स को अंदर दबाकर उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जी, पहला तरीका हमने देख लिया, क्या था ये, ट्रेडिशनल टूल। नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से भी सीड्स लगाई जाती हैं, कैसे, नाउअडेज सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये होते हैं सीड ड्रिल, इनसे सीड्स लगाई जाती हैं। और ये किसकी हेल्प से चलते हैं, ये किसकी हेल्प से चलते हैं, ये चलते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या करते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्मली यानी बिल्कुल एक सही तरीके से सीड्स को लगाते हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर। हर सीड का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा। देखिए यहाँ से जितना डिस्टेंस है वही यहाँ पर डिस्टेंस है, वही यहाँ पर डिस्टेंस है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हर एक सीड लगती जाएगी और बिल्कुल इक्वल डेप्थ पर, यानी कि बिल्कुल बराबर की गहराई पर सीड लगेगी। ऐसा नहीं कोई ज़्यादा अंदर दब गई, कोई थोड़ी बाहर रह गई, कोई पास है कोई दूर है, बिल्कुल इक्वल डेप्थ और इक्वल डिस्टेंस पर सीड लगती हैं। मीन्स यूनिफॉर्म तरीके से सीड्स लगती हैं। कैसे, सीड ड्रिल से। इट एंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इसकी वजह से जो सीड होती है वो बाद में मिट्टी से भी कवर इसी से हो जाती है। सो होने के बाद मिट्टी से ढक भी इसी से जाती है। दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इसकी वजह से बर्ड्स से बच जाती है सीड्स, बर्ड्स आकर उसको नहीं खा पाती जब वो मिट्टी के अंदर दब जाती है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और सीड ड्रिल यूज़ करने से लेबर और टाइम दोनों बच जाते हैं। मीन्स लेबर मीन्स कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। एक सही डिस्टेंस होना ज़रूरी है सीड्स के बीच में, जिसकी वजह से overcrowding मीन्स बहुत ज़्यादा पास होकर overcrowding हो जाती है, ज़्यादा भीड़ टाइप हो जाती है और फिर सही से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाते। This allows plants to get, मतलब एक सही डिस्टेंस पर सीड लगाने से क्या होता है, इससे प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, यानी सही सनलाइट मिलती है, सही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सही वाटर मिलता है सॉइल से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी ऐसा होता है ओवर क्राउडिंग की वजह से कुछ प्लांट्स हटाने पड़ जाते हैं, पर जब सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो सेम डिस्टेंस सेम डेप्थ में प्लांट लगते हैं, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग नहीं होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इसको हम कवर करेंगे हमारे पार्ट 2 में। अभी हमारा स्टेप 2 ही चल रहा है, सोइंग। स्टेप 2 है हमारा सोइंग, उसी को अभी हमारा फर्दर हम कंप्लीट करेंगे काय में, पार्ट 2 में। आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।